यस। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यावन झारखंड पर। आप सब जुड़े हैं असित सर के पास और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे और पढ़ाई पे अपना व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी मैं धुआंधार तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों आप देखेंगे, आप कॉपी कलम साथ लेके बैठिए और आप अच्छा से पढ़िए। कॉपी कलम इसी लेके बैठने बोल रहा हूं ताकि आप 2020 में कौन पूछा है, 2022 में 21 में कौन पूछा है, 2022 में कौन सा पूछा है, आपको पता चल जाए कि 20 में जो पूछा है वो 21 में पूछ रहा है कि नहीं, जो 21 में पूछा है वो 22 में पूछ रहा है कि नहीं, 23 में पूछ रहा है कि नहीं। यानी कि ऐसे ऐसे करते आपको 26 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये आपको पता चल जाएगा और उस हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं ये 2020 का है दोस्तों। 2020 में जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं था, यानी कि ऑप्शन वाला नहीं था, 2020 में सब्जेक्टिव था, यानी कि 80 मार्क का आपका सब्जेक्टिव होता था और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, टोटल 100 मार्क का होता था। और दोस्तों 2021 में जो है, 21 में तो लॉकडाउन के कारण एग्जाम ही नहीं हुआ, उसमें पैटर्न क्या था वो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों। यानी कि आपको 2022 से लेकर 2022 में ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, 2023 में भी ऑब्जेक्टिव था, 24 में भी था, 25 में भी था। यानी कि 2022, 23, 24, 25 का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद ही सारा सब्जेक्टिव का 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से, धुआंधार तरीके से, और आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि 2022 में ऑब्जेक्टिव, 2022 से लेकर 25 तक सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। अब देखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये साइंस क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी कि सदैव मीन्स क्या दोस्तों, सदैव मीन्स हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। क्या होता है दोस्तों, सीधा। कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर होता है उसकी वक्रता तिर्जा कितना गुना होता है। तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता तिर्जा आधा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 3 पे देखते हैं क्या कह रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य। शून्य तो नहीं होगी दोस्तों, धनात्मक धनात्मक भी नहीं होगी उसकी फोकस दूरी, तो क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस में रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो दोस्तों। और मैं आपसे और एक बार कहना चाहूंगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और क्वेश्चंस को मिलाते जाइए, ताकि 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 23 में क्वेश्चन पूछा है, 24 में, आपको दिमाग में बैठ जाएगी कौन सा क्वेश्चन को दोबारा दिया जा रहा है, यानी कि रिपीट किया जा रहा है। यानी कि 26 में आपको क्या क्वेश्चन पूछने वाला ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्तित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। जब कोई वस्तु स्थित होगा दोस्तों तो उसका उत्तल लेंस का आवर्तित एफ पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 7 पे चलते हैं दोस्तों। 7 क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर, अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर। कहां मुड़ जाता है दोस्तों, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, कांच में, हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है किधर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 8 पे चलते हैं। 8 क्या कह रहा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा, हमारा नेत्र में लेंस होता है, हमारी जो आंख है वहां पे कौन सा लेंस होता है दोस्तों, ये आपको पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस होता है ना। 9 के आंसर ऑप्शन नंबर 2। 10 देखते हैं। आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, पुतली करता है, दृष्टिपटल करता है, पचमाभी मांसपेशियां करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। कैसे करता है दोस्तों, यानी कि आंख में जो लेंस है, यानी कि पचमाभी मांसपेशियां, जितनी प्रकाश है, जितनी प्रकाश वो एब्जर्व कर पा रहा, ले पा रहा, उतनी प्रकाश को ही अपने आंख के अंदर घुसा देगा।
बाद बाकी में वो क्या कर देगा, सिकुड़ देगा ताकि प्रकाश की किरणें कम आए। ठीक है, तो यानी कि इसका 3 आंसर है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान होता है अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। अगर आपका न्यूनतम मान पूछे दोस्तों तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि आप पढ़े हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के मानक मान पढ़े, यानी कि 25 सेंटीमीटर पढ़े हो, ये न्यूनतम वाला है दोस्तों। लेकिन आपको यहीं पे अगर अधिकतम दे दिए तो इन्फिनाइट होगा, यानी कि अनंत होगा, यानी कि 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 12 पे चलते हैं। 12 क्या कह रहा, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, वो निकट दृष्टि की दोष को दूर किया जा सकता है दोस्तों, है ना। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों प्रकार की लेंस जिसमें दूर की वस्तु को देख पाता है ना निकट की वस्तु को देख पाता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट की वस्तु को देख पाएगा। ठीक है, तो ये 12 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। 13 पे चलते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, यानी कि तारे के टिमटिमाना प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 14 पे चलते हैं। 14 क्या कह रहा भाई, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहलाता है, उपचायक, अपचायक, अभिकारक। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 15 पे चलते हैं। 15 क्या कह रहा भाई, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा से जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या बचा, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि ये एक था दोस्तों, एक से 2 बन गया, यानी कि टूट रहा है। टूट जाने को एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ अलग हो जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया अगर कहा जाए कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, वो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और विस्थापन अभिक्रिया कोई अधिक ताकतवर वाला पदार्थ तत्व दूसरे कमजोर वाला तत्व को अपने जगह से हटा देता, वो विस्थापन होता है। ठीक है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखते हैं आगे क्या कह रहा, श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया आपको रासायनिक अभिक्रिया कैसा है, तो वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 17 पे चलते हैं। 17 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, फेरस सल्फेट जिंक, है ना, जिंक ताकतवर है, जिंक सल्फेट बन जाएगा और फेरस को क्या कर देगा, भगा देगा। 2 देखते हैं। हाँ, कॉपर ताकतवर नहीं है जिंक से, तो इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 क्या कह रहा है भाई, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित मतलब क्या है दोस्तों, कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, है ना, यानी कि इधर भी फेरस 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूना 8 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर भी देखो ऑक्सीजन ये 4 है, तो इसी कारण संतुलित समीकरण दोनों तरफ बराबर हो जाना उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। ठीक है, 19 पे चलते हैं। 19 क्या कह रहा, अभिक्रिया ZnO प्लस कार्बन, है ना, Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 20 पे चलते हैं। 20 क्या कह रहा भाई, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। ठीक है, तो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देने वाले को क्षार कहते हैं। अगर यहाँ पे कह देता कि नीला लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, तो वह कौन सा पदार्थ होगा, तो वो कौन होगा भाई, अम्ल होगा। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 है। 21 पे चलते हैं। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल पूछा है तो CH3COOH होगा 4। 21 का 4 सही। 22 पे चलते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है भाई, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होता है। 20 का 1 आंसर होगा 22 का। 23 पे चलते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में भाई लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। 24 पे चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। एक बात ध्यान दीजिए, जो अम्ल होगा भाई, ठीक है, जो अम्ल होगा इसका 7 से कम होगा, और जो क्षार होगा उसका क्या होगा भाई, 7 से अधिक होगा। और जो लवण होगा यानी कि जो 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा,
ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपको किसी का 6 दे देगा तो अम्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, अम्लीय विजन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय का पीएच मान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कौन अधिक क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान ज्यादा है वो क्षारीय है भाई, है ना। इसमें किसका ज्यादा है, 4 नंबर का ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर होगा। 26 पे चलते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 26 ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 27 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहां से, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सॉरी जल से होगा। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा जल से। आगे देखते हैं अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एथिल एल्कोहल होगा। 29 पे चलते हैं भाई। 29 क्या कह रहा है, निम्न में कौन परजीवी है। ठीक है, परजीवी पूछा है, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड, मच्छर। तो परजीवी है भाई प्लाज्मोडियम। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 30 पे चलते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, यानी कि रुधिर मतलब जब रक्त होता है, ठीक है, रक्त के जो तरल भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 31 पे देखते हैं मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 32 पे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा, नैशमय वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है भाई, मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पर, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। 33 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 34 देखते हैं किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, अमीबा में, स्पायरोगाइरा में, हाइड्रा में, म्यूकर में। तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 35 पे चलते हैं। एड्स रोग किसके कारण होता है, तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 36 पे देखते हैं। 36 क्या कहता है, परागकोश में होते हैं, बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, या अंडप होते हैं, या परागकण होते हैं। तो परागकोश में परागण होते हैं। देखिए परागकोश है, ये परागण है, यानी कि परा पे आपको आंसर 4 होगा। 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या, फल। जो अंडाशय पूरा विकसित हो जाएगा वो कहलाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। 38 पे चलते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि अनवीकरणीय मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सके उसे अनवीकरणीय कहेंगे। और नवीकरणीय क्या है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद उसे बार बार या दोबारा प्रयोग करते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं। यानी नवी मतलब नया होना। और यहाँ आपको पूछा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो वो कोयला है दोस्तों। एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 39 पे देखते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, सुखा सेल, निप्पो सेल, है ना, एवरेडी सेल। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सौर सेल। 39 का 4 सही है। 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, तो 40 का आंसर होगा दोस्तों, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, मेथेन होगा। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,